नमस्कार। CEC लाइव लेक्चर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हमारी चर्चा का विषय है भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। आज के व्याख्यान में मैं सूचना का अधिकार अधिनियम का अर्थ, इसका महत्व और इस अधिनियम के तहत सूचना प्राप्त करने के लिए जो प्रावधान किए गए हैं उन पर चर्चा करूंगी। सूचना का अधिकार, सूचना का अधिकार जहां पर नागरिकों को सरकार के कामकाज के बारे में, सरकार के निर्णय निर्माण के बारे में, सरकार के जो कार्य प्रणाली है उसके बारे में जानने का अधिकार होता है, तो उसको हम सूचना के अधिकार के तहत रखते हैं। अर्थात जो नागरिक है वो अपने सरकार के बारे में जान सकें, सूचनाएं प्राप्त कर सकें, आंकड़े प्राप्त कर सकें, तो उसको हम सूचना के अधिकार के तहत रखते हैं। सूचना के अधिकार जहां पर व्यवस्था में पारदर्शिता लाता है, वहीं पर यह उत्तरदायित्व भी सुनिश्चित करता है। उसी के साथ साथ यह नागरिकों की व्यवस्था में सहभागिता भी बनाता है कि अर्थात इसके तहत नागरिकों की व्यवस्था में भागीदारी बनती है। तो इस प्रकार से जो सूचना का अधिकार है वह नागरिकों को मजबूत बनाता है और उन्हें सशक्त करता है। भारत में जब हम सूचना के अधिकार अधिनियम की बात करते हैं तो यह अधिनियम भारत में 2005 में पारित हुआ था, लागू किया गया था। इसे संसद के द्वारा 15 जून 2005 को पारित किया गया और उसी के साथ साथ इसको राष्ट्रपति महोदय के द्वारा 22 जून को इसे स्वीकृति प्रदान की गई और इसे जो लागू किया गया था वह 12 अक्टूबर 2005 को लागू किया गया था। इस अंतराल का जो कारण है वह था कि जो पब्लिक अथॉरिटीज हैं वो उस समय में स्वयं को सूचना उपलब्ध कराने के लिए तैयार कर सकें। अर्थात क्योंकि इस प्रकार का अनुभव ना होने के कारण आंकड़ों का रखरखाव दूसरे प्रकार से जो हो रहा था और किस प्रकार से जो सूचनाएं मांगी जाएंगी उन्हें एक निश्चित समय के तहत उत्तरदायित्वता के तहत उन्हें जो नागरिक हैं उनको उपलब्ध कराया जाएगा। तो उसके लिए अगर हम कहें तो स्वयं की तैयारी का समय रखा गया था और इसलिए इसको 12 अक्टूबर 2005 को देश में लागू किया गया था। जब इस अधिनियम को देश में लागू किया गया था तो उस समय पर जम्मू और कश्मीर का जो क्षेत्र था वो उससे में नहीं लागू किया गया था, लेकिन 5 अगस्त 2019 के पश्चात जब से जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के रूप में हमारे देश में उनका अस्तित्व में आए हैं तो वहां से वो उसमें वह अब उस क्षेत्र में भी यह लागू है। तो इस प्रकार से भारत में जो सूचना का अधिकार अधिनियम है 2005 से यहाँ पर लागू हुआ है। यद्यपि इस प्रकार की जो व्यवस्था है भारत में कुछ राज्यों में 2005 से भी पहले यह राज्य स्तर पर लागू की गई थी और कुछ राज्य इसके तहत नागरिकों को सूचनाएं उपलब्ध कराने का प्रावधान किए हुए थे। अर्थात वह एक ऐसी व्यवस्था थी जो राज्य स्तरीय थी और उस तरीके के उसके तहत वो सूचनाएं उपलब्ध करा रहे थे। लेकिन इस अधिनियम के तहत पूरे देश में एक व्यवस्था के तहत एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म, संस्थागत मैकेनिज्म की जब हम बात करते हैं तो उसके तहत सूचना उपलब्ध कराने का प्राप्त करने का अधिकार नागरिकों को प्रदान किया गया है। सूचना नागरिकों को प्राप्त होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जहां पर यह नागरिकों को सशक्त करती हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत हैं, वहीं पर ये सरकार के द्वारा जो भी निर्णय लिए जाते हैं उनसे संबंधित प्रश्न पूछने के लिए, अपनी आवाज जनता की आवाज सरकार तक पहुंचाने के लिए किस प्रकार से कार्यप्रणाली है सरकार की उसको जानने का अधिकार प्रदान करती है। भारत में इस अधिनियम के तहत यदि हम देखें जो व्यवस्था की गई है तो ये एक ऐसी व्यवस्था है या एक ऐसे प्रैक्टिकल रजिम की बात करती है कि जिसके तहत नागरिकों को सूचना का अधिकार
या सूचनाएं प्राप्त करने का जो अधिकार है उसकी सुनिश्चितता होती है, और किस तरीके से जो पब्लिक अथॉरिटीज हैं वो काम करेंगी, किस तरीके से जो इंफॉर्मेशन ऑफिसर हैं उनकी भूमिका रहेगी, और इसी के साथ साथ जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन ऑफ कमीशन है, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन है। तो अर्थात इस अधिनियम के तहत पूरी व्यवस्था जो सूचना के अधिकार की है कि वो किस प्रकार से सूचनाएं नागरिकों तक पहुंचेंगी, उसकी डिटेल प्रोविजंस इस अधिनियम के तहत किए गए हैं। भारत में ये अधिनियम 2005 में बनाया गया था, लागू हुआ था, परंतु इस प्रकार की जो प्रक्रिया है यह अन्य देशों में उससे पहले ही आरंभ हो चुकी थी। अगर हम देखें, स्वीडन पहला ऐसा देश था जिसने 1766 में ये व्यवस्था अपने देश में आरंभ की थी। उसके पश्चात अगर हम देखें तो बहुत सारे देशों के द्वारा इसे अपनाया गया। फिनलैंड ने 1951 में है, यूएसए ने 1966 में है, नॉर्वे ने 1970 में है, और उसके पश्चात बहुत सारे देशों ने अपनाया, और भारत उन देशों के समूह में था जिन्होंने लगभग 50-55 देशों ने तब तक उसको अपना लिया था, और भारत के द्वारा भी 2005 में इसे सैद्धांतिक और व्यवहारिक रूप में लागू किया गया था। तो इस प्रकार की व्यवस्था जहां वैश्विक स्तर पर दूसरे देशों के द्वारा अपनाई जा रही थी, तो भारत में भी उसे स्वीकार किया गया। ये जो अंतिम दशक है 20वीं सदी का, ये महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के द्वारा, विकसित देशों के द्वारा सदशासन की बात आरंभ की गई। सदशासन को किस प्रकार से उस अवधारणा को व्यवहारिक रूप प्रदान किया जाए, और अगर हम कहें कि जो विशेषकर वो देश जो अभी विकास की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं, उनमें किस प्रकार से इन सुशासन के लक्ष्यों को प्राप्त किया जाए, तो उस पर बल दिया जा रहा था। इस सुशासन के तहत जो उसकी विशेषताओं की बात थी कि जहां पर ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता होनी चाहिए, उत्तरदायित्व होना चाहिए, उसी के साथ साथ रेस्पॉन्सिवनेस की है, रूल ऑफ लॉ है, कंसेंसस की बात है, इसी के साथ में इक्विटी और इंक्लूसिवनेस की बात है। अर्थात ये जो विशेषताएं हैं जो कि सुशासन को और लेकर जाती हैं, तो उन लक्ष्यों को किस प्रकार से प्राप्त किया जाए, या शासन की जो व्यवस्था है उसे किस प्रकार से प्रभावशाली बनाया जाए, इस पर बल दिया जा रहा था। भारत में भी उसी दशक में अगर हम देखें तो 1996 का जो चीफ सेक्रेटरीज हैं उनकी मीटिंग, 1997 में जो चीफ मिनिस्टर्स हैं और यूटीज के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी जो कॉन्फ्रेंस है, उसके तहत भारत में भी प्रशासन को किस प्रकार से प्रभावी बनाया जाए, रेस्पॉन्सिव बनाया जाए, अकाउंटेबल बनाया जाए, उस पर बल दिया जाने लगा था, और उसके तहत ही बहुत सारी व्यवस्थाएं की जा रही थी। तो राइट टू इंफॉर्मेशन भी उसी प्रक्रिया के तहत नागरिकों को सशक्त करने के लिए उठाया गया एक कदम था। तो इसके तहत जो व्यवस्था की गई थी, अगर हम उसके बात करें, या जो उद्देश्य इसके पीछे है कि क्यों राइट टू इंफॉर्मेशन की अधिनियम जो है वो भारत में लागू किया गया, उसके उद्देश्य क्या है या उसका महत्व क्या है। तो जहां पर हम बात करते हैं कि यह लोकतांत्रिक व्यवस्था को प्रमोट करता है, क्योंकि अगर किसी भी व्यवस्था में लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत बनाना है, या लोकतांत्रिक व्यवस्था की जो राजनीतिक व्यवस्था है उसको समृद्ध करना है, लोगों की सहभागिता बढ़ानी है, उसे मजबूत बनाना है, तो वहां पर नागरिकों का सशक्त होना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए ये है बहुत एक प्रभावशाली तरीके के रूप में है कि जिसे अपनाया गया। इसी के साथ ये एक ऐसी व्यवस्था है जिसको कि जो समाज का प्रत्येक वर्ग है, विशेषकर वो वर्ग जो कि किसी कारणों से अभी भी पिछड़ा हुआ है, या उसके पास उन अधिकारों को अवेल करने का वो अभी उतना जागरूक नहीं है, तो किस प्रकार से वह इसके तहत उन सूचनाओं को प्राप्त कर सकता है, उसकी व्यवस्था भी इसमें की गई है। इस
अधिनियम के तहत, जो सूचना का अधिनियम, इसके तहत जो भ्रष्टाचार की समस्या है उसे कैसे रोका जा सकता है, क्योंकि इस समय पर जो प्रशासन को प्रभावी बनाने की बात की जा रही है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन ने 1964 में जो गठित किया था, उसने भी अपने रिपोर्ट में कहा था कि प्रशासन को प्रभावी बनाने के लिए क्या कौन कौन से कदम उठाए जाएं, उसी के साथ साथ जो भ्रष्टाचार की समस्याएं देखी जा रही थी उनको किस प्रकार से दूर किया जा सकता है, समाज से और एक समाज को भ्रष्टाचार मुक्त बनाया जा सकता है। तो उसमें जो सूचना का अधिकार है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि हम देखते हैं न केवल भारत में बल्कि सामान्यतः सरकारों की ये विशेषता रही है कि वो एक बंद व्यवस्था के तहत कार्य करना पसंद करती हैं। उस बंद व्यवस्था में जहां पर कि नागरिकों को जानने का अधिकार न हो, जो सरकारें कार्य कर रही हैं उनके लिए इस प्रकार की व्यवस्था की जाए, मैकेनिज्म तैयार किया जाए जहां पर वो अगर हम कहें सीक्रेसी के नाम पर जो इंफॉर्मेशन है उनको स्वयं तक सीमित रख सके, तो उस व्यवस्था को परिवर्तित करने के लिए कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में यदि नागरिकों को सशक्त करना है, उनकी सहभागिता सुनिश्चित करनी है, तो निश्चित रूप से जो इन्फॉर्म्ड सिटीजन है वो सरकारी क्रियाकलापों में और या उनके कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर सकते हैं। इसलिए ये जो अधिनियम है ये हमें उस तरफ लेकर जाता है। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था है उसको स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। अब ये जो राइट टू इंफॉर्मेशन है, ये जो राइट टू इंफॉर्मेशन है, अगर हम इसकी बात करें तो इसमें जो राइट है वो सूचनाएं किस प्रकार से हों, सूचनाएं कौन सी हैं, अर्थात जो सूचनाएं नागरिकों को प्राप्त करनी है किन किन को उनके तहत रखा गया है। अगर हम बात करें तो रिकॉर्ड्स के रूप में भी हो सकती हैं, डॉक्यूमेंट्स के रूप में है, ईमेल है, और इसी के साथ साथ जो रिपोर्ट्स हैं, पेपर्स हैं, मॉडल्स हैं, और अगर हम डेटा मटेरियल की बात करें जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है, जो भी इंफॉर्मेशन की उससे संबंधित है उसको प्राप्त करने का अधिकार जो यह अधिनियम है उसके सेक्शन 2F में किया गया है। अर्थात ये इन सूचनाओं को सूचना के अधिनियम के तहत रखा गया है। अब जो एक और प्रावधान है कि सूचना कौन प्राप्त कर सकता है, क्योंकि सूचना प्राप्त करने का अधिकार तो इस अधिनियम के तहत दिया गया है, तो अब कौन सूचना प्राप्त कर सकता है, तो यह भी इस अधिनियम में स्पष्ट रूप से दिया गया है कि उसके तहत जो भारत का नागरिक है उसे सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। सूचना प्राप्त करने का अधिकार उसी को मिला हुआ है जो भारत का नागरिक है, और जो सूचना प्राप्त करना चाहता है वह व्यक्ति सूचना प्राप्त करने के लिए अपना आवेदन दे सकता है, अपना प्रार्थना पत्र दे सकता है। वह प्रार्थना पत्र लिखित रूप में भी जमा कर सकता है या वो ऑनलाइन माध्यम से भी उसे भेज सकता है। भाषा की यदि बात करें, क्योंकि भारत एक विशाल देश है, हम सभी जानते हैं बहुत सारी भाषाएं यहाँ पर है, तो जहाँ पर हिंदी और इंग्लिश भाषा की व्यवस्था की गई है इसके तहत सूचनाएं मांगी जा सकती हैं, और या जो ऑफिशियल लैंग्वेज है उस क्षेत्र की उसके तहत भी सूचनाएं प्राप्त की जा सकती हैं। अर्थात उनके तहत सूचनाओं को उस माध्यम से सूचनाओं को प्राप्त किया जा सकता है। सूचना प्राप्त करने के लिए जो इसमें व्यवस्था की गई है पब्लिक अथॉरिटी की, कि कौन कौन सी ऐसी अथॉरिटीज हैं जो कि सूचनाएं प्रदान करेंगी या जो इस अधिनियम के तहत आती हैं, तो उसमें जो प्रमुख रूप से जिनको रखा गया है, संस्थाओं को रखा गया है या सेल्फ गवर्नमेंट एस्टैब्लिशमेंट हैं और या जिन्हें सरकार से सहायता प्राप्त है, कौन कौन से हैं इसमें। तो इसमें जो प्रथम कैटेगरी में है, एक तो वो है जिन्हें संविधान के तहत और संविधान के द्वारा या संविधान के तहत जिन्हें गठित किया गया है उनके तहत पब्लिक अथॉरिटीज की कैटेगरी में है, जिन्हें पार्लियामेंट के द्वारा या पार्लियामेंट के द्वारा जो कानून बनाए गए हैं उसके तहत, जो राज्यों के विधानमंडल हैं उनके द्वारा जो कानून पास किया गया है या उनके द्वारा जो बनाए गए हैं उनके तहत, और या कोई भी ऐसा नोटिफिकेशन जो सरकार के द्वारा जारी किया गया है जिसमें जो सम्मिलित किया गया है वो बॉडीज जो गवर्नमेंट के द्वारा या तो ऑन की गई हैं या उन पर कंट्रोल है या सब्सटेंशियली वो फाइनेंस्ड हैं, अर्थात सरकार के द्वारा उनको आर्थिक रूप से सहायता प्रदान की जा रही है।
दूसरे कैटेगरी में उन नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस को, गैर सरकारी संगठन को, जिनको कि सब्सटैंशियली फाइनेंस किया जाता है सरकार के द्वारा, और इसी के साथ साथ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सरकार के द्वारा यदि फंड उपलब्ध कराया जाता है, तो ऐसी स्थिति में वो पब्लिक अथॉरिटी जो है उनके द्वारा जो सूचनाएं हैं उनको यहाँ पर प्रदान किया जाएगा। इस प्रकार की जो व्यवस्था है उसके तहत की गई है। जो प्रार्थी है, जो सूचना प्राप्त करता है, उसको सूचना प्राप्त करने के लिए जो है उसे जो उसकी आइडेंटिटी है उसे डिस्क्लोज करने की अगर हम बात करें, या क्या किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, तो उसे जो उसका नाम है और जो उसका कॉन्टेक्ट पर्टिकुलर्स है सूचना प्राप्त करने के लिए जो प्रार्थना पत्र का प्रारूप है उसके तहत उसमें व्यवस्था की गई है और वो उसमें उपलब्ध कराई मांगी जाती है। जहां पर हम सूचना के अधिकार की बात करते हैं तो निश्चित रूप से सूचना का अधिकार बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, परंतु इसी के साथ साथ कुछ एग्जम्प्टेड, अगर हम कहें कि फ्रॉम डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन, कुछ अथॉरिटीज जो है उससे एग्जम्प्ट की गई हैं कि जिनको की सूचना प्रदान करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, या वो इस कैटेगरी से एग्जम्प्ट है। ये वो कैटेगरी है जो कि हम अपने राष्ट्र की इंटेलिजेंस को लेकर, सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशंस को लेकर, या इसी के साथ साथ जो इंफॉर्मेशन है जो प्रभावित करती हो हमारे देश के इंटीग्रिटी को, सॉवरेंटी को, सिक्योरिटी को, स्ट्रेटेजिक को, साइंटिफिक, इकोनॉमिक एंड फॉरेन रिलेशंस को, जो भी राज्य के इस तरीके के मुद्दे हैं या कैबिनेट के पेपर्स हैं, पार्लियामेंट के हैं, बहुत सारे ऐसे इश्यूज इस कैटेगरी में रखे गए हैं जिनको कि डिस्क्लोज करना बाध्य नहीं है, उनको एग्जम्प्ट किया गया है। तो ये व्यवस्था इसलिए की गई है कि जो सूचनाएं नागरिकों से संबंधित हैं, जो नागरिकों को प्राप्त करने का अधिकार है वो प्रदान की जाए, और जिनको कि उससे एग्जम्प्ट किया गया है उनको उससे मुक्त रखा जाए। ये व्यवस्था इसके तहत की गई है। अब ये जो पब्लिक अथॉरिटीज हैं, इन पब्लिक अथॉरिटीज का क्या उत्तरदायित्व है, क्या इनके ऑब्लिगेशंस हैं, तो इनका जो मुख्य उत्तरदायित्व है तो वो किस प्रकार से जो उनके डाटा हैं मैं उनको मेंटेन करेंगे, जो कैटलॉग हैं उनका ये रिकॉर्ड्स हैं उनको इन अकॉर्डेंस टू द एक्ट, कि जो इस अधिनियम के तहत व्यवस्था की गई है उस अधिनियम के तहत वो अपना रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे, और वो ये भी सुनिश्चित करेंगे कि जो जिस एप्रोप्रिएट, अगर हम कहें जो कंप्यूटर के तहत वो सूचनाएं तैयार रखें कि जो भी सूचनाएं मांगी जाएं उन्हें उस रीजनेबल टाइम में जो प्रार्थी है उसको उपलब्ध करा दिया जाए। पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर की जो इसमें भूमिका है, अगर हम उसकी बात करें तो वह सूचनाएं जो पर्सन जिसने रिक्वेस्ट की है, जो प्रार्थी है, जो सूचना प्राप्त करना चाहता है, उसके द्वारा सूचना प्राप्त करने का दायित्व इन पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिस को रखा गया है। और ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, उनमें ये व्यवस्था है कि हर संगठन के द्वारा, संस्थाओं के द्वारा इस प्रकार के पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर अपॉइंट किए जाएंगे, और ये जो अपॉइंटमेंट होगा ये इसको सुनिश्चित करेगा कि जो भी सूचना मांगी जाएगी विभाग से संबंधित, संगठन से संबंधित, तो उसके अधिकारी के नेतृत्व में या उस अधिकारी के द्वारा, और अगर बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है तो उसके तहत उनके अधिकारों के तहत उन सूचनाओं को जो नागरिक हैं उनको उपलब्ध कराया जाएगा। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था है वो इसमें सुनिश्चित की गई है। इस अधिनियम के में जो और महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं, उन प्रावधानों के तहत अगर हम देखें कि सूचना की टाइम लिमिट क्या है, अगर किसी नागरिक ने सूचना मांगी है तो सूचना कितने दिन में उपलब्ध कराई जाएगी, क्योंकि कोई अनलिमिटेड टाइम तो नहीं है कि अनलिमिटेड है भाई सूचना मांगी है संस्थान के द्वारा दिया जाएगा। इस सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत ये सुनिश्चित किया गया है कि 30 दिन के अंदर जो सूचना मांगी गई है उस दिन से 30 दिन के अंदर प्रार्थी को सूचना प्रदान की जाएगी। हाँ, उसमें 5 दिन का अगर हम कहें
उसमें एक्सटेंशन है उस केस में कि जहां पर जो सूचना के लिए जो एप्लीकेशन डाली गई है उसमें जहां पर जो पीआईओ होता है उसके असिस्टेंट के तहत अगर सूचना मांगी गई है तो वहां पर उसको 5 दिन का अतिरिक्त समय मिल जाता है। तो यह समय सीमा 30 दिन से बढ़कर 35 दिन हो जाती है। दूसरी यदि हम बात करें कि अगर कोई सूचना किसी व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता से संबंधित है तो उस सूचना को 48 आवर्स के तहत के विदिन ही उपलब्ध कराया जाएगा। उस पर वो समय सीमा लागू नहीं होगी जो 30 और 35 दिन की है, वो बाकी सारी सूचनाओं पर लागू होगी। लेकिन जीवन और स्वतंत्रता के तहत अगर कोई सूचना मांगी गई है वो उसको 48 आवर्स में जो पीआईओ है उसके द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। सूचना प्राप्त करने का क्या माध्यम रहेगा, क्या तरीका है, तो उसमें जहां पर प्रार्थना पत्र दिया जाएगा लिखित या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, भाषा का माध्यम अभी मैंने बताया उस माध्यम से डाला जाएगा। कौन होगा, वो नागरिक होगा। और उसके लिए क्या फी होगी, क्या चार्जेस होंगे, तो उसमें बहुत नॉमिनल चार्जेस रखे गए हैं, 10 रुपए के फी रखी गई है, उसके तहत सूचना को मांगा जा सकता है। और अगर कोई सूचना इलेक्ट्रॉनिक रूप में मांगी जाती है, चाहे वो फ्लॉपी के रूप में है या अगर हम कहीं सीडी है या कोई और इस तरीके की चीज़ है जिसमें डिवाइस की ज़रूरत होती है, तो उसमें एडिशनल चार्जेस की भी व्यवस्था की गई है, वो भी अप्लाई होंगे जो कि प्रार्थी के द्वारा मांगी गई है, उसके तहत उस पर चार्जेस लिए जाएंगे। अगर फोटोकॉपी की हम बात करेंगे, हम देखते हैं कभी कभी सूचनाएं जो मांगी जाती हैं उनकी सूचनाओं का जो आकार होता है या पेपर की जो संख्या होती है तो बहुत हो जाती है, तो उसमें भी नंबर ऑफ कॉपी के ऊपर मिनिमम 2 रुपये का चार्ज उसमें रखा गया है। और अगर इसी के साथ साथ किसी को इंस्पेक्शन करना है किसी ऑफिस का, तो उसके तहत वह वहाँ पर जा सकता है। जो रेलेवेंट फाइल्स हैं और डॉक्यूमेंट्स हैं, रिकॉर्ड्स हैं, उनको वो देख सकता है, उनकी फोटोकॉपी कर सकता है। हाँ, आरंभ का कुछ समय उसके लिए फ्री है, लेकिन बाद में अगर इस प्रकार की उसकी जो सूचनाएं हैं अगर उनकी संख्या या मात्रा अधिक है तो वो भी चार्ज उन पर अप्लाई होगा। इस अधिनियम की जो एक और महत्वपूर्ण व्यवस्था है उस व्यवस्था के तहत वह है पेनल्टी इन द फॉर्म ऑफ उसे जो फाइनेंशियल पेनल्टी उस पर लगेगी उसके तहत, क्योंकि किसी भी अधिनियम को प्रभावी बनाने के लिए यह जरूरी होता है कि कुछ इस तरीके के प्रावधान किए जाएं जिससे कि उसमें प्रभावशीलता लाई जा सके। इसलिए जब इस सूचना के अधिकार अधिनियम का निर्माण किया गया था, तैयार किया गया था, तो उसमें ये व्यवस्था रखी गई कि अगर बाकी सारे प्रोविजंस को व्यवहार में लाना है, उसे व्यवहारिक बनाना है, लोगों की पहुंच तक सरकार बनाना है और उत्तरदायित्व सुनिश्चित करना है, तो कुछ ना कुछ ऐसे प्रोविजन रखे जाएं कि जहां पर उनकी उत्तरदायित्व सुनिश्चित हो। इसलिए इस पेनल्टी की व्यवस्था की गई है। ये जो पेनल्टी है, अगर सक्षम अधिकारी के द्वारा, जो हम पीआईओ की अभी हमने बात की है, तो उस पीआईओ के द्वारा अगर वो सूचनाएं उपलब्ध नहीं कराता है या उपलब्ध कराने से इनकार करता है उस एप्लीकेशन के आधार पर प्रार्थी को, तो उसके तहत उसके 250 रुपये पर डे का उसके ऊपर पेनल्टी लगेगी। और टोटल अमाउंट ऑफ पेनल्टी जो होगा वो अगर हम कहें मैक्सिमम 25,000 होगा और 25,000 मैक्सिमम पेनल्टी लगाई जाएगी। तो ये जो पेनल्टी की व्यवस्था है जो सक्षम अधिकारी के ऊपर लगेगी उसकी सैलरी से डिडक्ट होगी। और हमने ये देखा भी है कि सूचना ना प्रदान करने की स्थिति में भारत में बहुत सारी जगह पर इस प्रकार की पेनल्टी लगी है, उनकी सैलरी से अमाउंट डिडक्ट हुआ है। तो यह एक ऐसा प्रावधान है जो उस अधिकारी को ये बाध्य करता है कि उसे सूचना उपलब्ध करानी है। यद्यपि यह एक मैकेनिज्म है, उस मैकेनिज्म के तहत ही ये एक रूटीन मैटर है कि उन्हें उपलब्ध कराई जाए, परंतु यदि नहीं कराई जाती हैं तो यह पेनल्टी भी लगाई जाती है। यह जो प्रावधान है ये निश्चित रूप से जो सूचना का अधिकार है उसे मजबूती प्रदान करता है और उसे प्रभावी बनाता है। भारत में सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत
जो भी मैटर आएंगे, जो भी इश्यूज आएंगे केंद्रीय स्तर पर या राज्य स्तर पर, उनको हैंडल करने के लिए या उनको देखने के लिए ये भी व्यवस्था की गई है कि केंद्रीय स्तर पर जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है, केंद्रीय सूचना आयोग है, उसी प्रकार से राज्य सूचना आयोगों की भी व्यवस्था की गई है। इन आयोगों का गठन, जहाँ पे मुख्य सूचना अधिकारी के साथ साथ अन्य जो सूचना अधिकारी हैं उनके तहत इनका गठन होगा। इनकी सैलरी जो है वो फिक्स की जाएगी सरकारों, केंद्र सरकारों के द्वारा, राज्य सरकारों के द्वारा, और जो व्यवस्थाएं हैं समय समय पर जो भत्ते हैं इन्हें उपलब्ध कराए जाएंगे। और इनका जो दायित्व है, जहां केंद्रीय सूचना आयोग का जो दायित्व है वो पूरे देश में होगा, वहीं राज्य सूचना आयोग का जो दायित्व है उस राज्य के क्षेत्र के अंतर्गत जो भी इश्यूज आएंगे, जो भी मैटर आएंगे उनको देखा जाएगा। और सूचना के अधिकार के तहत जो भी समय समय पर इशू आते रहेंगे, जैसा कि बहुत बार हम देखते हैं कि ये इशू आता है कि किसको इस सूचना के अधिकार के तहत रखा जाए या ना रखा जाए, इस तरीके के इश्यूज हैं, तो उनके लिए इन आयोगों का गठन किया गया है। भारत में सूचना का अधिकार की यदि हम जर्नी देखें, क्योंकि लगभग अब यह 1.5 दशक की यात्रा पूरी कर चुका है और नागरिक भी अब इसके प्रावधानों से बहुत अच्छे तरीके से, या हम कहें भली भांति, ना केवल परिचित हैं बल्कि उनसे लाभान्वित भी हो रहे हैं। लाभान्वित वो सूचनाएं मांग रहे हैं। अगर हम केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग के आंकड़ों का विश्लेषण करें तो उनसे, उन संख्याओं से अंदाजा लगाया जा सकता है कि नागरिक अब इस बारे में सचेत हैं और अपने इस अधिकार का प्रयोग वह कर रहे हैं। और उसका निश्चित रूप से जो प्रभाव है वो उस पर देखा जा सकता है कि नागरिक अब देश में ना केवल जागरूक है, वो सशक्त हो रहा है। और उसकी जो सशक्तता है वह भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में जहां पारदर्शिता को सुनिश्चित कर रही है, तो वह उत्तरदायित्व भी ला रही है। वह नागरिक और प्रशासन को पास लेकर आ रही है, जो दूरी है उसे कम कर रही है और दोनों के बीच में विश्वास भी पैदा कर रही है। और इस समय में जो सूचना के अधिकार का प्रयोग नागरिकों के द्वारा किया गया है, उसने जहां पर इस प्रक्रिया को प्रभावी बनाया है, उसी के साथ साथ इसे मजबूती भी प्रदान की है। तो अगर हम इस आधार पर, जो भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम है, जिसमें हमने ये जाना इसका अर्थ क्या है, इसका महत्व क्या है और कौन कौन से ऐसे प्रावधान हैं, अर्थात सूचना क्या है, रिकॉर्ड्स क्या हैं, कौन पब्लिक अथॉरिटी है, पीआईओ क्या है, उनके ऑब्लिगेशंस क्या हैं, और उसी के साथ साथ किस प्रकार के और प्रावधान है, सूचना प्राप्त करने का समय सीमा क्या है, उसकी फी या चार्जेस क्या हैं, उसके साथ क्या पेनल्टी की व्यवस्था है, जो सूचना आयोग है केंद्र एवं राज्य स्तर पर, उनकी भूमिका क्या है और किस प्रकार से इसे ये पिछले 1.5 दशकों तक कार्य कर रहा है। यद्यपि इस क्षेत्र में चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों को किस प्रकार से दूर किया जा सकता है, जनता को जागरूक कैसे बनाया जा सकता है, क्योंकि जागरूक जब जनता होगी तो निश्चित रूप से उनको लाभ करेगी। व्यवस्था को जो अधिकारी हैं, कर्मचारी इसमें लगे हुए हैं, उनको समय समय पर प्रशिक्षित किया जाए। जो रिसोर्सेज हैं, जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है सूचना उपलब्ध कराने के लिए, वो उपलब्ध कराए जाएं और जनता में के साथ एक इस तरीके का तादात्म्य स्थापित किया जाए सरकारों के द्वारा, जिससे कि जो जनता है, जो लोग हैं, वो सशक्त होंगे। और जब लोग सशक्त होंगे तो निश्चित रूप से भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था मजबूत होगी, भारत देश जो है वो मजबूत होगा। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।